100% देखेंगे। कमेंट पब्लिक है सर, बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं। हाँ पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया था। अभी हो गया ग्रुप बना लो, स्टडी के लिए मैंने क्वेश्चन क्यों करा पब्लिक में। हेलो हाँ चैट हो गया चैट अभी कहीं बोल रहे थे टीचर मेरा क्यों बात क्यों क्या टेस्टिंग चल रही ठीक है। आज का टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि महासागरीय जल में उत्पन्न होने वाली गति। ओके भाई कहाँ से हो आप लोग? हाँ फंडामेंटल के पास है, गूगल करते हैं सारे लोग। पहले शांति से होंगे, हेड डालो मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। सागरीय जल में गति, सागरीय जल में जो उत्पन्न होने वाली गति है वो कौन कौन सी हो सकती है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखता हूँ इसमें ओशियन करंट, दूसरे नंबर पे आएगा फिर सी वेव, तीसरे नंबर पे आएगा फिर टाइड, चौथे नंबर पे आएगा फिर सुनामी। ठीक है ना भाई? एक हो जाएगा जलधारा, एक हो जाएगा समुद्र तरंग, एक हो जाएगा ज्वार, एक हो जाएगा सुनामी। चार प्रकार से मेरे प्यारे साथी जो हमारा महासागर है वो गति करता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, महासागर का जो पानी है ना, जो महासागर का पानी है वो कभी भी शांत नहीं रहता है। अगर महासागर का पानी ठहर जाए, शांत हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, मतलब सुनामी आने वाली है। सुनामी आने से पहले महासागर का जो है ना वो एक बार थोड़ा सा शांत हो जाता है। बस समझ आई? अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियन करंट। जो महासागरीय धारा है इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, मान के चलो ये महासागर है। ठीक है, अब जलधारा क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनना समझना। ये होगी महासागर। ओके, इस महासागरीय जल की मैं बात करूंगा तो अगर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधे सीधे चलेगा तो इसी को क्या कहा जाएगा? ओशियन करंट कहा जाएगा। ठीक है ना? मतलब कि अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं दोस्तों इसमें कि महासागरीय जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से बहना महासागरीय जल धारा कहलाएगा। अब बात यह है कि कितना परिभाषा पूरी हो जाती है, आपका आंसर होगा नहीं। जलधारा की एक और कंडीशन होती है, जलधारा की हमेशा दिशा निश्चित होती है, मतलब जल गति करेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन उसकी फिक्स होगी कि अगर यहां से मुड़ेगा तो मुड़ेगा मुड़ेगा। समझ रहे हो? डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, वाटर वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, लगभग इतनी मात्रा में जल जो है वो जा रहा है। मतलब महासागरीय जल की निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ होने वाली जो गति है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाएगा महासागरीय धारा। अब आप सोचोगे मैं ये बता दिशा निश्चित है, याद रखना अगर महासागरीय जल की गति ऐसी है जो क्षैतिज रूप से तो है लेकिन उसकी दिशा निश्चित नहीं है तो उसे जलधारा नहीं कहेंगे हम, उसे ड्रिफ्ट या प्रवाह कहा जाएगा। पूरी बात समझ आई क्या कह रहा हूं? तो मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, महासागरीय जल धारा की डेफिनेशन क्या होगी? यह है इसकी डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर विद डेफिनेट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। ठीक है, हिंदी में लिखता हूं, यही मैंने आपको बताया। महासागरीय जल की क्षैतिज रूप से निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ गति। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मेन पॉइंट मैंने क्या लिख रखे हैं? दिशा कैसी है? निश्चित है ना? और वेलोसिटी कैसी है? निश्चित है। इसी को क्या कहा जाएगा? जलधारा कहा जाता है। नोट करके लिख सकते हो इफ डायरेक्शन नॉट फिक्स, है ना? यानी कि दिशा निश्चित नहीं है। जब दिशा निश्चित नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? देन कॉल्ड ड्रिफ्ट, तब इसको प्रवाह कहा जाता है। ईमानदारी से बताओ, वो दोनों में अंतर समझ में नहीं है ना? प्रवाह बनेगा कहीं या फिर जलधारा बनेगी, किस बात पर निर्भर कर रहा है? डायरेक्शन पर। डायरेक्शन फिक्स तो जलधारा, डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो प्रवाह। बात बराबर। अब प्रश्न ये उठता है कि जो महासागरीय जल में गति होती है इसके पीछे क्या कारण है? या मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि जलधारा के बनने के पीछे क्या कारण है? ओके, जलधारा जो बनती है, जलधारा बनती कैसे है? एक बार कमेंट कर अच्छे से समझ आने को दिक्कत नहीं है किसी को। बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है, तसल्ली से आपको समझना टॉपिक को। ठीक है ना? तसल्ली से समझना। ठीक है, प्रिया का कमेंट है नहीं आया समझ। प्रिया मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे महासागरीय जल की क्षैतिज रूप से गति हो रही है, निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ अगर है तो जलधारा कहा जाएगा, और अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो प्रवाह कहा जाएगा। और प्रिया आपको कभी समझ में नहीं आ रहा तो दो पैरासीटामोल खाओ, सो जाओ, मस्त, टेंशन खत्म। समझ में आ गया? हां, आगे काम करना है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि इसके बनने के पीछे कारण क्या है। आखिरकार क्यों ये जलधारा बन रही है? फॉर्मेशन की बात करते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? बनती कैसे है? सबसे पहली बात, सबसे पहला कारण जो है वो क्या है बनने का? ध्यान से सुनना। आप सोच कर देखो, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जा सकता है? भैया सुनिए, पहले बात ध्यान दो। पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाएगा? पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जाएगा जब ढाल में परिवर्तन होगा। बोलो है ना? बिल्कुल होगा सर। तो आप एक बात तो दिमाग में बिठा लो कि पानी तभी गति करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्लोप क्रिएट होगा, जब ढाल बनेगा। अब स्लोप के फॉर्मेशन के क्या कारण हो सकते हैं वो यहां समझने में। एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं, डेंसिटी के बारे में समझते हैं, घनत्व। सही है? बहुत ध्यान से सुनो। दो तरह के पानी लिया आपने, एक पानी है और एक मानकर चलो आपने लिया शरबत। अब लिक्विड तो ये भी है और लिक्विड ये भी है, लेकिन फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, समझ रहे हैं नहीं? और इसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, है ना? क्योंकि इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है। शरबत नहीं है तो मैं नमकीन पानी की कहता हूं आपसे, है ना? मैं नमकीन पानी की कैसे कहता हूं आपसे, है ना? व्हाट आर यू सेइंग सर? बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो दो पैरासिटामोल खाकर सो जाओ। इज दिस द करेक्ट? मैं टंकू आगे तू भी खा ले तू। जहां टॉपिक चल रहा है, जहां माइंड कंसंट्रेट करने की बात आती है, फिलोसफी मत झाड़ा करो और मुझसे पंगे लेने की कोशिश मत किया करो। बात समझ में आ रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे, जहां टॉपिक समझा के मेरे पास आए इसलिए उसको सीखने के लिए, और मैं पूरा दिमाग लगा के तुझे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और तू समझ से बात कर रहा है। इरिटेट मत कर, साइड ब्लॉक कर, बिल्कुल खत्म करूंगा। आगे समझ। हाँ भैया देखो ध्यान से, वाटर लिक्विड है और ये लिक्विड है। फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? अब जब डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होने पर क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, इसका वेग ज्यादा होगा। ज्यादा होगा नहीं होगा? और जब इसका वेग ज्यादा होगा तो वेग ज्यादा होने पर अगली कंडीशन क्या बनेगी? इसका तल थोड़ा सा निचला रहेगा। जो चीज भारी होगी वो नीचे की तरफ बैठेगी, बोलो है ना? कमेंट करो। जो चीज भारी होगी वो नीचे की तरफ बैठेगी, और जो चीज हल्की होगी ऊपर की तरफ रहेगी। तो फिर यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होगा स्लोप में, और जो डिफरेंस क्रिएट होगा स्लोप में वैसे कंडीशन में क्या होगा? लो डेंसिटी वाला जो वाटर होगा वो हाई डेंसिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अरे दोस्त मैं बात करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, टेंशन नहीं करना है। यहाँ दो कंडीशन है, ये पानी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसमें बहुत सारी सैलिनिटी है, इसमें नमक है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, थोड़ा सा नीचे बैठने की प्रवृत्ति है, बोलो है ना? कमेंट करो है ना? आगे बस समझ जाओ, फोकस करो। अब मेरे पास है सीखने के लिए सीखने लगा, ठीक है? और इसकी डेंसिटी कम है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक बात को ध्यान से सुनना समझना, लो डेंसिटी से वाटर किधर जाएगा? हाई की तरफ, बोलो है ना? इधर पानी चलना शुरू कर देगा, बस, है ना? पानी क्या करेगा? यहाँ से इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। बात क्लियर? आगे बढ़ना है? चलो मैं लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ, वाटर ऑलवेज मूव
फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। ठीक है, ध्यान से सुनना, हिंदी में लिखता हूं मैं, पानी हमेशा निम्न घनत्व से उच्च उच्च घनत्व की ओर गति करता है। पानी हमेशा निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर गति करता है। बात क्लियर है? इसमें कोई परेशानी नहीं आपको। अब मैं दोस्त एक बात बताऊंगा, ये जो सैलिनिटी, ये जो डेंसिटी में फर्क आ रहा है किस वजह से आ रहा है? सैलिनिटी की वजह से। बोलो भाई ना, भाई बात बताओ, जिस पानी में ज्यादा नमक होगा तो आपके उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जब नमक ज्यादा होगा क्या मैं ये कह सकता हूँ उसकी सैलिनिटी ज्यादा है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस पानी में लवणता ज्यादा होगी उस पानी का घनत्व भी ज्यादा होगा? अरे बल्ले मिनट में इतने मुश्किल क्लास होगी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस पानी का घनत्व ज्यादा है उस पानी की लवणता ज्यादा है ना, मतलब कि उस पानी में सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व है, कह सकता हूँ। अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो पानी किधर जा रहा है? लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहा है ना? लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहा है पानी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमेशा पानी लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ जा रहा है, कह सकता हूँ। मैं लिखता हूँ है ना, दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, मूवमेंट किधर होगा? लो सैलिनिटी टू हाई सैलिनिटी। ठीक है, जल में गति निम्न लवणता से उच्च लवणता की ओर होती है। ठीक है जी, उच्च लवणता की ओर होती है। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। दोनों क्लास में साथ साथ कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो, आलोक शर्मा नाम से स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, मुझे अभी क्लास में लाइव मुझे ब्लॉक चाहिए तुरंत। इससे सारे एक्टिविटी चाहिए तुरंत। नहीं नहीं रखा। हाँ बोले तुरंत, इससे सारे मिनट ऑफ किसी क्वेश्चन आप पूछ रहे। ये यूट्यूब पे रन कर रहा है, ये स्टूडेंट को रख दिया थोड़ा सा, तो उसका भी नाम लिखा था। तीसरे पॉइंट पर आते हैं ध्यान से। एक बात बताओ, एयर प्रेशर का रिलेशन होगा या नहीं? बात बताओ, आप सोच कर देखो, आपके पास ये एक चाय का कप है और इसमें चाय बनी हुई है। तो जो आपके पास चाय का कप है, आप क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना, शाम को जब आप चाय पीओगे ऊपर से आप इसमें फूंक मारना। जब आप फूंक मारोगे ऊपर की तरफ से तो एयर गिरेगा इसको, तो ये चाय नीचे की तरफ बैठेगी नहीं बैठेगी? जब आप फूंक मारोगे उसमें बैठने से समझ आता है नहीं, है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको ऊपर से क्या एयर प्रोवाइड करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठेगी, है ना? ये क्या थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठेगी। अब जितनी ज्यादा एयर उतनी ज्यादा नीचे बैठेगी। इसका मतलब यहाँ एयर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पानी थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठ जाएगा? बोलो है ना, कहा जा सकता है। जहाँ जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ वहाँ पानी का जो तल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा, जहाँ लो प्रेशर होगा पानी थोड़ा सा उठा रहेगा, है ना? तो जब पानी नीचे की तरफ हो गया हाई प्रेशर वाला, क्योंकि यहाँ हवा दाब डाल रही है लगातार, ठीक है, हवा क्या कर रही है लगातार नीचे की तरफ दाब डाल रही है और इधर ये उठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पानी किधर जाएगा? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। मैं पूरा बात कर रहा हूँ क्लास में, याद रखना सबके सब, ठीक है? इसको ब्लॉक करा दी आगे तो कर देना। आप लोगों को लगता है ना कि मेरे सर ऐसे ही गुस्सा करने लग जाते हैं क्या? अब आप खुद सोचो कितनी बेवकूफी स्टूडेंट है हमारे देश में। मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग सीख भी रहे हैं, अगले को अलग जो वीडियो नो नो कमेंट किए जा रहे हैं, तो आप गुस्सा नहीं आएगा? मैं यहाँ छोटे से बंद रूम में पढ़ा रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने वो भी कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में टीचर को अपने माइंड को कंसंट्रेट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। उस पे भी ऊपर से आप लोगों को ऐसा पढ़ाना है कि तुरंत आपको समझ आ जाए। ऐसी सिचुएशन मतलब अगर आप बिल्कुल शांत हो ना तब भी टीचर के लिए छोटा काम नहीं होता है। यहाँ खड़े होके आपको एकदम नई जानकारी देना और उस जानकारी पे इतना जानकारी देना कि आपको समझ आ जाए और ऊपर से आप क्लास में जा रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए एजुकेशन होती है ना? आपको देखो कमेंट पब्लिक में पता चल रहा होगा। एक बात बताओ, तुम स्टूडेंट हो, जब तुम गलती नहीं करोगे तो मेरी दुश्मनी तुमसे, मैं टोटा दूंगा तुम्हें। भाई मैं इस बात को जानता हूँ, मैं छोटे भाई जैसे हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गलती कर रहा है या बहन गलती कर रही है उसको डांटूंगा नहीं, ना तो नहीं। आप चाहे उसको एटीट्यूड समझ लो, गलत तरीका समझ लो, गलत समझ लो, जो समझना समझ लो। ये प्रेशर में क्या होता है ध्यान से सुनना। हाई प्रेशर एरिया में क्या होगा? वाटर पुश पुश डाउन, सही है? उच्च दाब क्षेत्र में पानी को नीचे की ओर दाब लगता है, ये बताया मैंने आपको, ठीक है? और पानी में जब नीचे की ओर दाब लगता है तो ऐसी स्थिति में जब पानी नीचे की ओर दाब लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एक स्लो क्रिएट हो जाता है। स्लो क्रिएट फ्रॉम हाई प्रेशर, सॉरी फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। हिंदी में लिखता हूँ, उच्च दाब सॉरी निम्न दाब से उच्च दाब की ओर ढाल बन जाता है और गति होती है। सारे लोग कमेंट में आ जाओ और मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, मैं वही बात कर दूंगा। ये जो राहुल कुमार नाम का लड़का बहस किया जा रहा है, तो मैं इसको आंसर देने लग जाऊं या टॉपिक पढ़ाने लग जाऊं? मुझे बस ये डिसाइड करके बता दो। एक डेफिनेशन जलधारा की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैंने 3 बार समझा दिया, तब भी अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने उस स्टूडेंट को डांट दिया और उस बेचारे ने डॉक्टर को जवाब दिया, ठीक है? इसको अलग ही खुजली पड़ी है, तो मैं किसी को जवाब देता हूं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये तो मैं पढ़ा दूं। आप बता दो कमेंट करके, आप इसको जवाब दे सकते हो, ये भी बता दो, नहीं तो आप जैसे कर दो। नहीं तो मैं मुझसे क्या कीजिए, टाइम कर रहे हो, तो बस कमेंट पब्लिक है और मैं रखवा दूंगा भी नहीं करूं। तुम सब लोग को लगता है मेरे बहुत बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे मजा आपके सामने। एक बार टॉपिक हाउस पूरी तैयार करो, एक बार पूरी पढ़ो, हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया, फिर से मैं बताया यहाँ पे कैसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पानी सीधे सीधे जा रहा है, निश्चित दिशा में जा रहा है, निश्चित गति से जा रहा है, ठीक है? पानी सीधे सीधे जा रहा है, निश्चित दिशा में जा रहा है, निश्चित गति से जा रहा है, तो हम जलधारा बोलेंगे, दिशा निश्चित नहीं तो ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है? दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। मैंने बताया कि जलधारा की डिमांड पहले होगी, डेंसिटी होगी, पानी वैसे कैसे जाएगा, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर, लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की ओर, और ये आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, लो ही है। यानी कि मैं लिख देता हूँ वाटर में इसका डेंसिटी हो गई, ठीक है, और आपका सैलिनिटी हो गई, और आपका एक में बताया और क्या था, प्रेशर हो गया। इन तीनों की कंडीशन में वाटर में इसका मूव करेगा लो टू हाई, लो। और कितना बेहतर तरीके से समझाऊं, मजा आया? और कितना बेहतर तरीके से समझाऊं, आपको साथ साथ याद भी होगा क्लास में, है ना? आपको याद भी होगा, ठीक है? अब चौथे पॉइंट पे और क्या कंडीशन हो सकती है? प्रीवेलिंग ऑफ winds, या सीधा सीधा कह सकते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय विंड, पवनों द्वारा डाला गया था। अभी मेरे दोस्त एक बात बताओ, चाय है, ठीक है? चाय है, चाय थोड़ी सी ठंडी हुई, जब चाय थोड़ी सी ठंडी हुई तो चाय के ठंडे होने पर उसके ऊपर वो मलाई आ जाती है, तो क्या आप उस मलाई को फूंक मार के साइड में कर सकते हो? बोलो भाई ना, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल मैं टॉपिक पर फोकस कर रहा हूँ, फालतू बकवास आप आपस में ना प्लेयर से, ठीक है? मैं फ्लो में चलूंगा। मुझे बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके हाथ में चाय का कप है और वो ऊपर की तरफ उसमें मलाई आ गई, तो क्या फूंक मार के उसको एक साइड में कर सकते हो? है ना? अरे रोजाना करते यार, ये तो हमारी डेली लाइफ का पार्ट हो गया। तो आप ये सोचो कि समुद्र के ऊपर कितनी हवाएं चलती होंगी, कितनी तेज चलती होंगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर घर्षण तो कोई है नहीं, तो बिन वैसे ही तेज चलती होंगी। तो
तो वहां पे भी तो वो हवाएं प्रेशर लगा के पानी को धकेल रही होंगी, धकेलेंगी धकेलेंगी, बिल्कुल धकेलेंगी सर, राइट। तो ये भी तो इम्पैक्ट होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाई स्पीड विंड, अप्लाइड प्रेशर ऑन वाटर एंड मूव इट अहेड। सही है। तेज गति से चलने वाली पवन, तेज गति से चलने वाली पवन क्या करती है, पानी पर दाब डालती है, अतः जब पानी पर दाब डालेंगे तो क्या होगा, पानी पर दाब डालती है अतः पानी आगे की ओर गति करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसी में पांचवा कारण देखो, एक बात बताओ, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी गति कर रही है इधर, ऐसे यूं गति कर रही है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है पानी भरा हुआ है, आपको जैसे पता है पानी भरा हुआ है कहां, महासागर में, तो याद रखना जब पृथ्वी आगे की ओर जाएगी तो पानी पीछे की ओर गति करेगा, किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगी, इक्वेटर पे। तो याद रखना इक्वेटर पे हमेशा सभी जलधाराएं इधर ही बनती है, इधर तो पृथ्वी गति कर रही है और पानी इधर गति करेगा अपोजिट में। सर न्यूटन का लॉ निकला इसमें, कौन सा लॉ निकला पता नहीं, ऐसे समझ लो कि जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, या फिर इसको ऐसे भी ऐसे समझ लो कि अचानक से किसी गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया जाए, है ना, अचानक से किसी गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया तो गाड़ी तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं झटकता लगता है, नहीं हमें पीछे की तरफ झटकता है। तो सेम ऐसे ही वाटर क्या करेगा, अर्थ के रोटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैं लिख देता हूं इस बात को यहाँ पे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वाटर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पानी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगा, क्योंकि जो अर्थ है वो गति करती है वेस्ट टू ईस्ट। पांच कारण आपको ध्यान रखने हैं, जिन पांच कारणों की वजह से इन जलधाराओं का निर्माण होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो जलधाराएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो सीधा सी आंसर होगा जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। भाई जलधारा का मतलब क्या है, जलधारा का सीधा सीधा मतलब है कि महासागरीय जल में गति उत्पन्न हो रही है, और कितने प्रकार की जलधारा हो सकती है, यानी महासागरीय जल कितने प्रकार हो सकता है, दो तरीके, एक ठंडा एक गर्म, है ना। तो अगर पूछा जाता है कि ओशन करंट कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओशन करंट होती है दो प्रकार की, सबसे पहले कोल्ड करंट यानी कि ठंडी धारा, और दूसरी होती है कोल्ड करंट के साथ साथ वार्म करंट, गर्म धारा। जो ठंडी धारा होगी इसकी मैं बात करूंगा, एक तरह से जाएगी सर, ठंडी धारा हमेशा गति करेगी जैसे पृथ्वी हमारी, इसे समझने की कोशिश करना। तो इस पृथ्वी पर हमेशा याद रखना टेंपरेचर यहाँ कैसा होगा ज्यादा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है और यहाँ टेंपरेचर कैसा होगा हमेशा कम होगा। तो मेरे साथियों जो ठंडी जलधारा होगी वो कहां से चलेगी, धर्मों से घूमकर निकलती होगी, एक ऐसी जलधारा होगी ठंडी, कैसी जलधारा होगी ठंडी, और यहाँ से ऊपरी तरफ जलधारा जाएगी तो कैसी होगी, गर्म होगी। बाकी मैं लिखता हूँ इस बात को, ठंडी जलधारा हमेशा किधर चलती है, आपका आंसर होगा ये हमेशा चलती है पोल्स टू इक्वेटर। मेरे लाडो पढ़ने पर ध्यान दो, पब्लिक कमेंट पूरी करनी, टॉपिक कैसे करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ध्रुव से घूमकर निकलती हो, मस्त समझ आ रहा है टॉपिक, और ये उल्टी चलेगी, पीछे चलेगी इक्वेटर से पोल्स यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। सही है। अब ठंडी जलधारा जहां कहीं भी होगी वहां रेनफॉल घटेगी या बढ़ेगी, रेनफॉल कम होगी। गर्म जलधारा जहां होगी वहां रेनफॉल कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये बड़े संयोग की बात है कि पूरे विश्व में जहां ठंडी जलधारा है, पूरे विश्व में जहां ठंडी जलधारा है वहां डेजर्ट देखने को मिलते हैं। मैंने सबसे पहले आज की क्लास में बताया जलधारा होती क्या है, उसके बाद मैंने बताया जलधारा बनने के पांच कारण, और तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया कि जलधारा होती है कितने प्रकार की होती है। सच बताओ समझ आया नहीं यार। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके। अब देखो आपको सोचो, देखो आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिक महासागर, इनमें तो बर्फ की परत जमी है, तो यहाँ तो जलधारा बनेगी। जलधारा केवल तीन महासागरों में बनेगी, और तीन महासागरों के नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। बताओ इसको समझ आया नहीं? अगर हल्का सा भी दिमाग लगा दोगे इस टॉपिक में तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक बार फिर कहूँ आपसे, जब भी आप क्लास किया करो, ठीक है, जब भी आप भूमध्य सागर के पास में पढ़ा करो, जब भी ब्लैक ओशन नहीं, ब्लैक सी है वो, जब कभी भी क्लास करने बैठा करो कोशिश ये करो कि हमें मन लगा पढ़ाई करनी। अब आप खुद सोचो, छोटी क्लास में बच्चे थोड़ी जिनको बार मुझे करना पड़ेगा कि अगर मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा समझ जाएगा। भाई तुम किसी डिपार्टमेंट में जाकर के अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी लेने वाले इंसान हो, तो ये हर करना छोड़ दो, समय के आधार पर बदलना पड़ता है, हमें भी बदलना पड़ा। भाई हम कॉलेज में पढ़ते थे, आपको लगता है कि हम उसी तरह होंगे, हमारे समाज में टीचर पढ़ाया हमको नहीं होगी, हमारे में बात करते हैं बाहर जाकर थोड़ी नहीं गोबर के घूमने जाने के काम छोड़ पार्टनर करते हैं, पार्टनर कॉलेज में पार्टनर वो वाला पार्टनर बदलने वाले बन जाते हैं। लेकिन समय के आधार पर हमें अब उन चीजों को मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो अजीब सा लगता है कि टीचर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं अलग सोच में ऐसा क्यों कर रहा था। तो कोशिश करो कि आपको थोड़ा सा यूनिक डायरेक्शन लेने, टॉपिक को समझने की आदत डालो, कभी कुछ नहीं लगता है ना। और कभी डांट भी दो तो सीख पे एक तरह से मत करो, क्योंकि तुम मुझे मेहनत सिखाने लगोगे तो फंस जाओगे। मुझे अच्छे से पता नहीं क्या रिस्पांसिबिलिटी है, टेक्निकल मेरी, तो उसी पे जाना नहीं, आपको समझना टॉपिक पे और बहुत प्यार से समझाओ, गलती करना मत। ठीक है, सर से कभी ये सब नहीं पढ़ा, लेकिन सब समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आएगा, आगे और जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आएगा। प्रीतम का मैटर से मुझे आपसे पूछना था, बट कमेंट पब्लिक कैसे नहीं पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं, आपको पर्सनल मैटर ना हो तो आप पूछ सकते हो, मेरी तरफ से कैंसिल करिए, और आपको कुछ ऐसा है जो कि प्राइवेसी के अकॉर्डिंग आपको पूछना है तो बाद में पूछिए, मैं दोनों से कंफर्टेबल है। आप मुझे मान सकते हैं कि मालूम है कैसी बात कर रहा है, मैं ये मतलब मानेगा हेडिंग ओशन काइंड ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, बहुत ध्यान से समझना। वैसे देखा जाए तो टॉपिक बड़ा टफ लगता है, ये हो गया हमारा महासागर, और याद रखना यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन कौन सी है, ये है इक्वेटर लाइन, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये क्या है, विषुवत रेखा है। हमें दोस्तों एक बात सोचो, ये पूरा पूरा हिस्सा यूं है और ऐसे यूं घूम रहा है, राइट। मैं कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि पृथ्वी को यूं गति कर रही है, तो मैंने भी बताया कि पानी को यूं गति करेगा, बोलो हाँ। तो याद रखना इस इक्वेटर के पास में महासागरीय जल इधर यूं गति करता है, हाँ। और जब ये पानी इधर से इधर गति करेगा, और ये रीजन कौन सा है, इक्वेटोरियल रीजन है। तुम्हें भाई एक बात बताओ, ये कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म जलधारा है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के आसपास पानी हमेशा गर्म रहता है, टेंपरेचर ज्यादा होता है, राइट। तो इस जलधारा को मैं क्या नाम दूंगा, मैं इस जलधारा को नाम दूंगा इक्वेटोरियल वार्म करंट, नाम इधर लिख देता हूं। ये हो जाएगी कौन सी जलधारा,
इसे कहा जाएगा विषुवत गर्म जल धारा, इसे नाम दिया जाएगा विषुवत गर्म जल धारा। क्लियर है? चलो अब ये यहां जाकर के अफ्रीका की तरफ से टकराएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी और ऐसे ये यूं दो भागों में डिवाइड हो जाती है ना, दो भागों में ये डिवाइड हो जाती है। एक भाग कहलाता है इसका अबुल हास, एक भाग कहलाता है इसका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक धारा, अबुल हास धारा, मोजाम्बिक धारा और अबुल हास की धारा। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ भाई साहब होगा ये, यहाँ पे ऐसे ड्रिफ्ट बनता है और ये है कोल्ड ड्रिफ्ट, ठंडा प्रवाह, बट इधर उधर करना शुरू कर देता है। ये जाके ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराता है और तट से टकराने के बाद यही फिर ऐसे यूं ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ ये ठंडा होता है, यहाँ भी ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाता है और इसी चरण में शामिल हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब सोच कर देखो, ये जल धारा ठंडे पानी से बन रही है, तो ये जल धारा कैसी होगी, ठंडी धारा है। अब सोच कर देखो, अभी हमने पिछली स्लाइड पे क्या लिखा है, पिछली स्लाइड में लिखा है कि जहां जहां ठंडी जल धारा होगी वहां क्या होगा, मरुस्थल। तो सोच कर देखो कि जो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, यहाँ मरुस्थल होंगे नहीं होंगे, आपको किससे पूछेगा मरुस्थल, मरुस्थल नाम बताओ, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट। तो यहाँ क्या पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, यहाँ पे मरुस्थल है, लिख देता हूं। हिंद महासागर की जल धारा होगी पूरी। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, दक्षिणी हिंद महासागर है, नोट करके आप लिखोगे कि उत्तरी हिंद महासागर में किसी भी जल धारा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत नैरो है, सकरा है, तो वाटर फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट बनते हैं। अब आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ये मुद्दे की बात है, ये सब तुमने लिख लिया यहाँ पे, बट पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में आपसे पूछेगा कि अबुल हास किस प्रकार की जल धारा है, ठंडी या गर्म, आप बोलोगे गर्म जल धारा है। अबुल हास किस महासागर में उत्पन्न होने वाली जल धारा है, आप बोलोगे हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली जल धारा है। आपसे पूछेगा स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाते ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ठंडी जल धारा का प्रभाव है, दूसरा स्टेटमेंट इन जल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थल बनने के पीछे कारण महासागरीय जल धारा है। आपसे पूछेगा दोनों कथन सही है क्या, एक आर की व्याख्या, क्या एक की व्याख्या आ कर रहा है, बिल्कुल वैसा। आपसे पूछेगा कि जो हिंद महासागर है उसमें कौन सी ठंडी जल धारा का प्रभाव रहता है, आपका आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जल धारा का प्रभाव रहता है। मतलब कि आपको जल धारा की लोकेशन के बारे में ध्यान रखना है, उस जल धारा के ओरिजिन पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि उसका वहां पे क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब आप सोच कर देखो, यहाँ पर अबुल हास की जल धारा है, अबुल हास की जल धारा के कारण, मोजाम्बिक जल धारा के कारण गर्म जल धारा है, तो इस गर्म जल का जब ये गर्म जल है तो गर्म जल का बाष्पीकरण आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ बाष्पीकरण कम होगा या ज्यादा होगा, आपका आंसर होगा बाष्पीकरण ज्यादा होगा। जब यहाँ बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो एक बात बताओ, यहाँ बाष्पीकरण ज्यादा होने से यहाँ वर्षा कम होगी या ज्यादा होगी, आप लोग यहाँ वर्षा ज्यादा होगी। और जब यहाँ देखो ठंडा जल है, टेंपरेचर डाउन होगा, टेंपरेचर डाउन होगा, बाष्पीकरण कम हो जाएगा, बाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा भी कम हो जाएगी। तो हमें एक लाइन में ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी ठंडी जल धारा होगी तो वर्षा नहीं होने देगी, गर्म जल धारा होगी तो वर्षा होने देगी। आज मैंने जो भी पढ़ाया 5 मिनट का टाइम बचा है, जो भी मैंने आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाया, जल्दी से आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं और ईमानदारी से बताना, सारे लोग एक दूसरे कमेंट देख रहे हैं, आज की क्लास कैसे ही मजा नहीं आया, ऐसा नहीं, टॉपिक बिना समझे का ऊपर कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो, एक बार कमेंट करो जल्दी से। ये जल धारा में डायग्राम से समझा दी सही, अबुल हास और मोजाम्बिक जल धाराएं गर्म थी, तो नीचे कोल्ड ड्रिफ्ट कैसे हो गया। अबे यहाँ नीचे कौन सा महासागर है, ऐसा इसलिए हो गया नीचे आने के बाद क्योंकि इस पूरे एरिया में, आप ये चीज को समझो, इस पूरे एरिया में कौन सा महासागर है, अंटार्कटिका महासागर। और अंटार्कटिका महासागर में जल कैसा है, ठंडा जल है। सेम ऐसे ही जब आप ग्लोब पर देखोगे, जब आप ये हमारी पत्नी मान के चलो, तो याद रखना कोई भी जल धारा अगर यहाँ आएगी नीचे की तरफ तो यहाँ ठंडी हो जाएगी, सेम ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धुआं का जल आ रहा होगा, ठंडा जल, इसलिए ठंडी होगी। एयर प्रेशर में हाई टू लो होगा ना, नो लो टू हाई होगा। आप विंड से कंपेयर मत करो, आप ये सोचो कि यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा तो पानी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, एयर प्रेशर ज्यादा, पानी नीचे बैठ जाएगा तो उधर जो पानी उधर शुरू कर देगा। आसान को आप पता क्या दिक्कत है, जैसे अभी ये चैप्टर हमारा समझने वाला है, तो मैंने पूरा जी लगा के समझाया आप लोगों को। अब मान लो चलो मैं पढ़ा आपको सोलर सिस्टम है ना, मैं क्या पढ़ा हूं सोलर सिस्टम, समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, फिर आपको क्या लगेगा, लिखा भी जाता है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्टिनेंट, क्या क्या बोले, अरे यार समझा के लिखा भी जाता हूं, अरे भैया जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां समझाया जाएगा। जैसे कल की क्लास में वाली ऐसे तो उसमें था ही नहीं, कुछ फैक्ट थे वो लिखा दिया मैंने आपको, यहां मैं आगे बढ़ सकता है, एक एक चीज समझानी पड़ेगी। तो जब आप मेरे साथ जुड़े हुए तो मुझे इतना भरोसा करके देखो तो सही, आप एक बात बताओ, सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता होगा कि कहां समझाना है, कहां लिखाना है, क्या है। और दिक्कत पता क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि आपके माइंड के पास लिमिटेड एनर्जी है, आपके पास मेरे पास भी। सबसे पहले आप फालतू चीजों में फालतू कमेंट करने में, मुझे सजेशन देने में अपनी एनर्जी लगा देते हो और मेरी एनर्जी लगा देते हो उस कमेंट करके देने में। मेरा सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहां मुझे क्या समझाना है, समझ रहे हो ना। चलो अब आपको आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आपको आगे आने वाले जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है होली का, आपके जीवन में बहुत सारे रंग लेकर आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, है ना। दूसरी बात, जितने स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं, बेटा थोड़ा अपने आप को संभाल के, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम बढ़िया करते हो ना तो लोग प्लीज करना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं तुम्हारे ऊपर। तो आपकी जो एज है वो ऐसी एज है कि अभी आपके अंदर सहनशीलता होना बहुत जरूरी है, इग्नोर करना किसी को, क्योंकि जो आपसे जलने वाले हैं ना वो आपको उकसाएंगे, आपको कुछ जाओगे ना कहीं भी फंसा देंगे। तो एकदम गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं तो रहा हूं अभी रहता हूं गांव में, एकदम यूनिक डायरेक्शन लोगे जो चिल्ला रहा है भौंक रहा है भौंक रहा है, है ना, सीधा अपना फोकस रखना है और बड़ी-बड़ी चौड़ी वगैरह निकलती है उसमें जाओगे तो थोड़ा ध्यान से चीजें कोई मतलब नहीं है, कसम खा लो सुन लेंगे जवाब नहीं देना किसी को। ये बहुत मेरी बात की सारी समझ पाओगे, और ये आपके जीवन में एक ऐसा टाइम होता है जब समझ के चलना होता है, नहीं तो हल्की सी गलती में पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।